Hey guys, so this is my part 1 of structural organization of animals. Hope you like it. Guys, welcome back to my channel. आज के वीडियो में हम करने वाले हैं NCERT रीडिंग ऑफ द चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. सो चलो करते हैं. सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमल टिश्यू. ठीक है. द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन. इस सेंटेंस का मतलब है कि अगर कोई सेल है उसके डिफरेंट शेप्स हैं, उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर है. मे बी कोई सेल क्यूबॉइड शेप में है, कोई कॉलमनार यानी कि लंबा है, कोई छोटा है, कोई ब्रांच्ड है. ठीक है. किसी के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं, जैसे हमने बैसिलस, कोकस, विब्रो, कॉमा, इन सब के बारे में पढ़ा था पीछे चैप्टर्स में. तो उनका रीज़न है क्योंकि वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं एंड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, जो भी उनका फंक्शन है उनके अकॉर्डिंग उनके शेप्स हैं. देयरफॉर द टिश्यूज़ आर डिफरेंट एंड ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स. मतलब कि एक अम्ब्रेला टर्म के तौर पे उन्हें 4 तरीके से हमने डिवाइड कर दिया है. एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल आर द नेम ऑफ द 4 टाइप्स. ठीक है. चलो अब आगे पढ़ते हैं फर्दर. सबसे पहले आते हैं एपिथेलियल टिश्यू में. एपिथेलियल, द एपी मतलब होता है अपॉन, द एपी मतलब होता है okay, so now let's begin with epithelial tissue. We commonly refer to an epithelial tissue as epithelium, plural we call it as epithelia. This tissue has a free surface which faces either a body fluid or the outside environment and thus provide a covering or a lining for some part of the body. यानी कि अब देखो, अगर आप इसको ध्यान से इस लाइन को पढ़ते हो ना तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम कवरिंग एंड लाइनिंग में डिफरेंस क्या होता है. सो लेट मी बी वेरी क्लियर कि ये लाइन में ही इसका आंसर छुपा है. विच फेसेस आइदर द बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड एनवायरमेंट. ठीक है. तो मतलब कि या तो वो बॉडी के फ्लूइड को यानी कि ब्लड और लिम्फ को, यानी कि बॉडी के इनसाइड जो हमारा फ्लूइड प्रेजेंट है उसको फेस करेंगे, या फिर आउटसाइड एनवायरनमेंट को, और तभी वो या तो कवरिंग प्रोवाइड करेंगे या फिर लाइनिंग प्रोवाइड करेंगे. नाउ जो कवरिंग होती है वो आउटर कवरिंग होती है. मतलब अगर आप किसी चीज़ को, जैसे कोई चीज़ है, सपोज ये आपका कोई मेम्ब्रेन है और उसको आप इस तरीके से आउटर कवरिंग कर रहे हो, मतलब आउटर साइड से कवर कर रहे हो, तो उस चीज़ को हम कहेंगे कवरिंग. वहीं पे अगर आप सेम चीज़ को, किसी चीज़ को इनसाइड से कवर कर रहे हो, एंड दैट इज़ कॉल्ड लाइनिंग. सो दिस इज़ द लाइनिंग एंड दिस ब्लू वन इज़ द कवरिंग. ठीक है. आपने सुना भी होगा कि सूट में लाइनिंग लगानी है तो लाइनिंग हमेशा अंदर की तरफ लगती है एंड कवरिंग इज़ फ्रॉम आउटसाइड. जैसे हम गिफ्ट रैप को हमेशा कवर करते हैं, हम कभी नहीं कहते कि इस गिफ्ट को लाइन कर दो, नहीं, इट्स नॉट दैट वे. तो अब आप समझ गए. द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटर सेलुलर मैट्रिक्स. इंटर एंड इंट्रा में कंफ्यूज नहीं होना. इंटर मतलब 2 सेल्स के बीच की बात हो रही है एंड इंट्रा एक ही सेल की बात होती है. सो जो हमारे एपिथेलियल सेल्स हैं उनके 2 सेल्स के बीच में काफ़ी कम जो है स्पेस काफ़ी कम होती है, यानी काफ़ी क्लोज होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल, नेमली सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम. मतलब 2 तरीके के होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड. देखो, सिंपल एंड कंपाउंड नाम से भी पता चल रहा है कि सिंपल यानी कि उसकी एक ही लेयर ऑफ सेल्स होगी एंड कंपाउंड काफ़ी सारी लेयर्स ऑफ सेल्स होंगी. तो यहाँ से हम ये डिकोड कर सकते हैं. सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, नेक्स्ट लाइन में लिखा है, एंड फंक्शन इज लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स. The compound epithelium consists of 2 or more cell layers and has a protective function as it does in our skin. ठीक है. वेरी सिंपल. एनसीईआरटी की इस लाइन में कुछ भी एक्सप्लेनेटरी इतना नहीं है, आपको समझ आ गया होगी. सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी होती है, बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स को कवर करती है. वहीं पे कंपाउंड एपिथेलियम है जो 2 या 3 सेल्स हो सकते हैं उसमें, और उसका काम है प्रोटेक्टिव, क्योंकि भाई उसमें इतने सारे लेयर्स हैं तो उसका फंक्शन ऑफकोर्स प्रोटेक्टिव हो जाएगा, जैसे कि हमारी स्किन. ठीक है. जैसे कि हमारी स्किन को हेल्प करता है प्रोटेक्शन में. ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल, सिंपल एपिथेलियम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ऊपर, और यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ऊपर हमने टाइप ऑफ टिश्यू को डिवाइड करा था 4 टाइप में. क्वेश्चन आ जाता है कई बार सिंपल एपिथेलियम को डिवाइड करने में, बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं. वो सिर्फ देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल डिफाइन द 4 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल सेल, एंड वो 4 टिक कराते हैं. नहीं, एपिथेलियम सेल को हमने स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन के बेसिस पे स्क्वायमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार 3 टाइप में डिवाइड किया है. प्लीज़ इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, वरना आपके नंबर चले जाने का.
एंड आई डोंट वांट कि किसी के भी अननेसेसरी नंबर जो हैं वो चले जाएं. सो इस चीज़ को आप अपनी कॉपीज़ में हाईलाइट कर लीजिए. सो ये देख सकते हो, ये सिंपल आपका एपिथेलियम है, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम है. इसके सेल्स देख रहे हो कैसे फ्लैट हैं, इरेगुलर शेप के भी हैं, थोड़े फ्लैटेंड हैं, सिंगल लेयर वो तो दिख ही रही है. ये देखो क्यूब शेप के आ गए यानी क्यूबॉइडल. ये देखो कॉलमनार टॉल सेल्स. क्वेश्चन क्या आते हैं कई बार ना, कॉलमनार सेल्स की ये वाली फोटो की जगह ये वाली दे देते हैं. एंड वैसे तो ये स्पेशल है कॉलमनार, इसमें सीलिया है, बट स्टिल वो हो सकता है आपको सीलिया हटा के सिर्फ ऑप्शन में कॉलमनार सेल्स दे दें, तो ये करेक्ट है, ये कॉलमनार सेल्स ही है. आखिर कॉलमनार का टाइप होता है ना सीलिया, बट वो तो सब टाइप हो गया, बट ब्रॉड क्लासिफिकेशन में ही कॉलमनार ही है. The squamous epithelium is made up of a single thin layer of a flattened cell with irregular boundaries. Very important, डायग्राम में भी दिख रहा है कि बाउंड्रीज काफ़ी रेगुलर हैं. ऐसे देखो, ऐसी होती हैं, ये देखो इस तरीके से, क्योंकि हमारा इंटरसेलुलर स्पेस काफ़ी कम होता है, इस तरीके से. They are found in the walls of blood vessels and air sacs of lungs and are involved in functions like forming a diffusion boundary. Very important question, very important line. Please highlight this with any of your favorite colors. मैं तो भी ऐसे ही हाईलाइट कर रही हूँ, मैं बाद में रिमूव कर दूँगी. बट ये क्या होता है, ब्लड वेसल्स, स्पेशली उस ब्लड वेसल का नाम, उस चीज़ का नाम भी है, उसका नाम है एंडोथीलियम. ठीक है, जो ये ब्लड वेसल्स को लाइनिंग करती हैं, जो फाउंड ब्लड वेसल्स की वॉल में होती हैं, उसको हम कहते हैं एंडोथीलियम. और एयर सैक्स ऑफ लंग, यानी लंग की जो एयर सैक्स होती हैं उसमें भी पाई जाती हैं. जब एयर सैक्स ऑफ लंग्स में, मतलब डिफ्यूजन बाउंड्री तो बनाएंगी भाई, डिफ्यूजन सरफेस तो क्रिएट करेंगी, गैसेस एक्सचेंज तो होगा ही. वेरी सिंपल, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. रीडिंग से आपको बस क्लियरली एक एक्सप्लेनेशन मिलता है कि हाँ भाई ये लाइन क्या कह रही है. The cuboidal epithelium is composed, एक मिनट मैं रेस कर दूँ. The cuboidal epithelium is composed of a single layer of cube-like cells. देखो भाई, बात ही हो रही है हमारी सिंपल एपिथेलियम की. अब सिंपल में 3 पार्ट हमने पढ़े थे, तो सिंपल में सिंगल लेयर तो होगी, ठीक है. अब क्यूबॉइडल नाम है तो क्यूब लाइक यहाँ से हो गया. This is commonly found in ducts of gland and tubular part of nephron in kidney, and its main functions are secretion and absorption. या तो तुम याद कर लो कि ये कहाँ पाई जाती हैं, या फिर इनके फंक्शन याद कर लो. तुम्हें अपने आप ये याद हो जाएगा कि ये ऑप्शन देख के कि ये कहाँ पे होगा. अब तुम्हें याद हो जाएगा कि भाई सीक्रेशन अब्जॉर्प्शन का काम है, तुम्हें अपने आप याद आ जाएगा भाई सीक्रेशन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स ही सीक्रेट करते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है. नेफ्रॉन, एब्जॉर्प्शन, पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, अपने आप याद हो जाएगा. द एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज माइक्रोविलाई. बट माइक्रोविलाई होती है तो वो हो गया ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल, बट क्यूबॉइडल तो होती है ना पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, पार्ट ऑफ नेफ्रॉन ऑफ किडनी. क्वेश्चन में गिवन, मतलब एनसीईआरटी में गिवन है. क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता. हमें पता ही नहीं है कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम सीक्रेशन एब्जॉर्प्शन कर रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में होती है. तो आइदर यू लर्न द एग्जाम्पल और यू लर्न द फंक्शन, दोनों इंटरचेंज करके कुछ भी याद कर लो, तुम्हें याद ही रहेगा. ट्रस्ट मी, मैंने भी ऐसे ही किया है. The columnar epithelium is composed of a single layer of tall and slender cells. The nuclei are located at the base, यानी कि नीचे, ये देखो यहाँ पे होता है, लंबे होते हैं, एंड बेस पे न्यूक्लियाई होता है. वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज हाईलाइट इट. फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई, इसके फ्री सरफेस में माइक्रोविलाई हो सकते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. They are found in the lining of stomach and intestine and help in secretion and absorption. वेरी सिंपल. अब कोई कहेगा अरे यार हमने अभी तो सीक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन जो है ऊपर भी पढ़ा था, अब हम कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे. अरे भाई क्यों कंफ्यूज होना है, तुमने देखा कॉलमनार क्या है एंड क्यूबॉइडल क्या है. अब तुम देखो क्यूबॉइडल का ये शेप है, कॉलमनार का ये शेप है. अब कोई मुझसे कहे कि तुम्हें बताने कि कॉलमनार कहाँ होगा, क्यूबॉइडल कहाँ है, एंड वो मुझे 2 एग्जाम्पल दे दे. वो मुझे दे दे पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, एंड वो मुझे दे दे स्टमक या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन दे दे, ठीक है, मुझे इंटेस्टाइन दे दे. अब इतना तो मेरे अंदर दिमाग है ना कि पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन एक छोटी जगह है और इंटेस्टाइन एक बड़ी जगह है, तो लॉजिक लगा लो भाई. इंटेस्टाइन में तो तुम्हारा अपने आप कॉलमनार सेल्स चली जाएंगी, एंड पीसीटी में क्यूबॉइडल. बस यहीं से याद करना था, इतना सोचना ही नहीं है डिटेल में. हर चीज़ को कनेक्ट करके याद करो, हमेशा याद रहेंगी, ठीक है. अगर नहीं याद होता है तो मैं बता रही हूँ, जिसे याद हो जाता है फिर तो परफेक्ट है भाई. इफ़ द कॉलमनार or cuboidal cells bear cilia on their free surface, they are called ciliated epithelium.
ठीक है। देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल। सीलिया का क्या काम होता है भाई? तुमने सीलिया का कितने बार नाम सुना होगा, कई जगह, ठीक है। मैं मतलब सीलिया तो एक ऐसी चीज़ है, सबने सुना होगा, फेलोपियन ट्यूब में होता है भाई, वहाँ पे ओवरी स्पर्म आता है, मतलब लाइक स्पर्म मीटिंग के लिए आ रहा है, ओवरी से मिलने वाला है स्पर्म, उसके बाद वहाँ पे ओवरीज रिलीज होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा जाइगोट बन रहा है उसके मूवमेंट में, जो हमारा एम्ब्रियो है उसको इम्प्लांटेशन में, मूवमेंट में कई सारी जगह सीलिया का ये रोल होता है भाई। सीलिया इज़ लाइक कि तुम जहाँ भी सोच सकते हो कि जहाँ से थोड़ा बहुत आगे बढ़ने का काम होता है, आगे चलो, वहाँ सीलिया होगा। द फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल और म्यूकस को एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करने का। दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सर्फेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंकियोल्स एंड फेलोपियन ट्यूब्स। वेरी सिंपल, फंक्शन याद कर लो, अपने आप याद हो जाएगा कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, या फिर याद कर लो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, फंक्शन याद हो जाएंगे। चलो फर्दर पढ़ते हैं। Some of the columnar or cuboidal cells get specialized for secretion and are called glandular epithelium. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, मैंने इतनी बार बच्चों को गलत करते हुए देखा है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। बच्चे ये भूल जाते हैं कि जो हमारे ग्लैंडुलर एपिथेलियम है वो किसके स्पेशलाइज्ड सेल्स है, मतलब वो किससे मॉडिफिकेशन से बने, किसके क्या कहते हैं, कौन से सेल्स हैं जो स्पेशली मॉडिफाई हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे ग्लैंडुलर एपिथेलियम बनते हैं। मैंने कई बार गलत कर दिया, मैं इसे कंपाउंड कराती हूँ, कभी मैं कॉलमनार कराती हूँ, क्यूबॉइडल भूल जाती हूँ, प्लीज़ इसे मत भूलना। इसका सही आंसर है सम ऑफ द कॉलमनार एंड क्यूबॉइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सीक्रेशन एंड आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। They are mainly of two types, unicellular and consisting of isolated glandular cells, goblet cells of alimentary canal। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। यूनिसेलुलर होते हैं, उनके दो एग्जाम्पल हैं, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और आपके मल्टी सेलुलर है, कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स, सलाइवरी ग्लैंड। यानी कि दो तरीके के हैं, यूनिसेलुलर जिसका एग्जाम्पल गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, और मल्टी सेलुलर के लिए हमारी एनसीईआरटी में गिवन है ये सलाइवरी ग्लैंड। On the basis of mode of pouring of the secretion, glands are divided into two categories, namely exocrine and endocrine glands. Oh my God, I've seen people doing it very wrong, but आज एक ऐसा तरीका बताऊंगी कभी गलती नहीं करोगे। So, बच्चे गलत कर देते हैं कि एक्सो एंड एंडो में डक्ट किसमें है किसमें नहीं है। एक्सो का मतलब क्या होता है गाइस? एग्जिट होता है ना। एक्सो का मतलब क्या होता है? एग्जिट होता है। मान लो तुम्हारे घर के एग्जिट के बाहर तुम्हें पेड़ लगा रखे हैं और तुम्हें पानी डालना है, और घर का जो नल है वो घर के अंदर है, ठीक। अब तुम्हें बाहर से यहाँ तक पानी लेके जाना है तो पाइप लगा के लेके जाओगे ना, तो मतलब डक्ट का यूज़ हो रहा है, याद हो गया ना। एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट का यूज़ कहाँ से आया? अरे भाई एक्सोक्राइन का मतलब होता है एग्जिट। एग्जिट मतलब मेरे घर के बाहर पेड़ लगाया, अब मुझे उसमें पानी डाला है, मैंने पाइप लगाया, पानी डाल दिया। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट्स, क्या सिक्रीट्स करते हैं हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड? म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बट एनसीईआरटी में गिवन है, नीट में कई बार पूछा जा चुका है। दिस प्रोडक्ट आर रिलीज्ड थ्रू डक्ट्स और ट्यूब्स, हमें पता है भाई, हमने याद कर लिया है। इन कॉन्ट्रास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड डू नॉट हैव डक्ट्स, इनमें डक्ट नहीं होते। अरे एक याद कर लो, दूसरा तो कॉन्ट्रास्ट में एनसीईआरटी कह रही है, याद हो जाएगा। Their product are called hormones, are secreted directly into the fluid bathing the gland. Oh my God! अरे सिंपल सी बात है भाई, जो हमारे ग्लैंड्स हैं अगर उसमें डायरेक्ट सिक्रेशन हो रहा है तो हमारे ग्लैंड नहाएंगे ही ना, उनको ज़रूरत ही नहीं है। उनको ज़रूरत ही नहीं है भाई, उनके पास डक्ट्स, इनको डक्ट्स की ज़रूरत है ही नहीं, ये तो हार्मोन सीक्रेट कर रहे हैं। अब ये हैं जो हमारे एंजाइम सीक्रेट कर रहे हैं एंड सलाइवा सीक्रेट कर रहे हैं, बेचारे इन्हें चाहिए कि हमें डक्ट दे दो। देखो मैं यहाँ पे ना एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ, आई एम नॉट टीचिंग एनी थिंग एक्स्ट्रा। एक चीज़ मैं यहाँ लिख दूँ कि आपको अगर एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आपको कई सारी चीज़ें बता सकती हूँ मैं, बट मैं चाहती हूँ कि एक बार एक्स्ट्रा पढ़ने से पहले आपके दिमाग में एनसीईआरटी में क्या गिवन है वो याद हो जाए, ठीक है। एक्स्ट्रा में सिर्फ 1% 2% क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइंस उठ के क्वेश्चन आते हैं, एंड अगर आप वही गलत कर देंगे तो एक्स्ट्रा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले जो एनसीईआरटी में लिखा है उसे अपने दिमाग में छाप लो, फिर मैं आपको एक्स्ट्रास जो भी हैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के थ्रू, मैं शॉर्ट्स के थ्रू आपको एक्स्ट्रास के बारे में बता दूंगी। तो अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन को रीड करके उसका मीनिंग एक्सप्लेन कर रही है, तो अभी हम सिर्फ यही करने आए हैं। अगर आप चाहते हो आपको एनसीईआरटी का एक ओवरव्यू अच्छे से दिमाग में बैठ जाए कि एनसीईआरटी में हमारे क्या क्या गिवन है, जिससे जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आपके सही हों।
ठीक है। सो ये है, एंड जो डिटेल्ड चीज़ें हैं, जो एक्स्ट्राज हैं कहीं कहीं पे, जैसे कई सारी चीज़ें हैं कि अब आप सोचेंगे कि इन्होंने ये एक्सप्लेन ही नहीं करा कौन से ग्लैंड्स की बात हो रही है सब, तो ये सारी चीज़ें मैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के थ्रू अलग से एक्सप्लेन करूँगी, अभी तो मैं आपको यही दे सकती हूँ। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड ऑफ मोर देन वन लेयर। अभी तो पढ़ा था कंपाउंड और सिंपल के बारे में, अब आ गए कंपाउंड भाई साहब, मतलब मल्टी लेयर्ड होते हैं, ठीक है। एंड दस हैज़ लिमिटेड रोल इन सीक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन। अरे भाई, जिसके अंदर इतनी सारी लेयर्स हैं उसे सीक्रेट एंड अब्जॉर्ब करने में इतना टाइम लग जाएगा। सिंगल लेयर हो, पहली लेयर से ही सीक्रेट हो गए, अब्जॉर्ब हो गए, चला गया। कुछ तो दिमाग लगाओ, याद रहेगा भाई। थोड़ा बहुत ऐसे कनेक्शन बनाया करो, चाहे वो कितने भी रैंडम हो, लॉजिक हो या ना हो। लॉजिक तो कैसे कनेक्शंस में निकल ही जाता है, बट स्टिल ट्राई, इससे याद होगा। द मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। अब भाई इतनी सारी लेयर्स हैं तो प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, द मॉइस्ट surface of buccal cavity, pharynx, inner lining of ducts of salivary gland and of pancreatic ducts. याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक ओ माई गॉड, दैट लेवल इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। ऑल सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विथ लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। In nearly all animal tissues, specialized junction provide both structural and functional links between इंडिविजुअल सेल्स। मतलब यहाँ पे अब देखो जंक्शन की कोई बात आ गई है। जंक्शंस क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली। मतलब स्ट्रक्चरली मतलब ऐसे दो लोगों को जोड़ तो खड़ा कर ही रहे हैं, फंक्शनली मतलब कुछ आदान प्रदान का करने का भी काम कर रहे हैं। मतलब दो लोगों के बीच में कुछ फंक्शनली, यानी वो सही से काम कर सकें, कुछ इनको ये दे सकें, ये उनको दे सकें, इसमें भी हेल्प कर रहे हैं। दोनों लोग जुड़े रहें, दूर ना जाएं, स्ट्रक्चरली सपोर्ट भी दे रहे हैं। तो मतलब कुछ तो ऐसे स्पेशलाइज्ड जंक्शंस हैं जो दो इंडिविजुअल सेल्स को ऐसे हेल्प कर रहे हैं। 3 type of shell junctions are found in the epithelium and other tissues. These are called as tight, adhering and gap junction. चलो भाई, नाम से तो कुछ खतरनाक लग रहा है, आओ पढ़ते हैं। Tight junction helps to stop substance across leaking from leaking across a tissue. अरे भाई समझ आ गया है। टाइट का तो नाम ही होता है कि कोई चीज़ लीक कर रही हो तो उसका नल टाइट कर दो, वो लीक करना बंद हो जाएगी। याद हो गया, थैंक यू, आगे बढ़ो। अडेरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग एडहेरेंस। अडेरिंग का मतलब क्या होता है, एडहेरेंस कहते हैं ना फेविकॉल को अंग्रेजी लोग। ओ अंग्रेजी की दूसरी भाषा होती है एक, हाई लेवल क्लास अंग्रेजी, उसमें फेविकोल जिसे हम कहते हैं, फेविक्विक, फेविकोल, गोंद, उसे एडहेरेंस कहते हैं। सो एडहेरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर। लो, दो के तो मुझे नाम ऐसे ही याद हो गए। अब आते हैं गैप जंक्शन। So gap junction facilitate the cells to communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells for rapid transfer of ions, small molecules and sometimes big molecules. लो भाई, ऊपर दो वाले जो हैं वो स्ट्रक्चरली प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भाई साहब जो है हमारे गैप जंक्शन, ये हमारा जो फंक्शनली वाली लाइन लिखी थी, जो वर्ड लिखा था, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। सो ये क्या करते हैं, फैसिलेट करते हैं, मतलब कि थोड़ा सा मदद करते हैं। कहते हैं लाओ भाई मैं आ गया हूँ। दो सेल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म। मतलब दो सेल ऐसे आसपास है, उनके साइटोप्लाज्म को ये भाई साहब कनेक्ट करेंगे। क्यों करते हैं अब ये भी जान लेते हैं। फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम बिग मॉलिक्यूल्स। भाई देखो, अगर ये समटाइम वर्ड की जगह ऑलवेज आ गया तो तुम्हारा, और तुम टिक कर आए बिग मॉलिक्यूल्स देख के, तुम गए। इसीलिए ज़रा ये छोटे छोटे वर्ड्स को ना अपनी जो भी एनसीईआरटी या जहाँ भी तुम पढ़ रहे हो, प्लीज़ बड़े बड़े वर्ड्स में हाईलाइट कर लो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, क्योंकि यही सब वर्ड्स हैं जहाँ से नीट क्वेश्चन बनाता है। वो सोचता है ये बच्चे तो देखेंगे नहीं, बट उन्हें नहीं पता कि वो यशस्वी मैम से पढ़ते हैं, तो वो सब देखते हैं। Next is connective tissue. Connective tissue are the most abundant and widely distributed in the body of complex animal. They are named connective tissue because of their simple function of linking and supporting other tissue organs of the body. They are arranged from soft connective tissue to specialized types. They range from soft connective to specialized types. कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज़्यादा है पूरी बॉडी में। अगर इसे याद रखना है कि मोस्ट अबंडेंट कौन सा है, तो ये एक एग्जांपल याद कर लो कनेक्टिव टिश्यू का, ब्लड। और अब नहीं भूलोगे,
ठीक है, ब्लड एक टाइप होता है, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है। बस मैंने इसलिए बता दिया कि तुम्हें मोस्ट अबंडेंट वाली लाइन अभी के लिए याद हो जाए, आगे तो पढ़ोगे। एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, अब तो याद ही रहेगा भाई, ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल, कॉम्प्लेक्स जैसे हम इतने कॉम्प्लेक्सिटी के साथ जी रहे हैं हम भाई। दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, लिंकिंग का काम करते हैं, सपोर्ट का काम करते हैं। अच्छा, ब्लड को सोच के सपोर्ट तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा तो ये याद रखो, कनेक्टिव के आगे स्पेशलाइज जहाँ लिखा है ना, लूज डेंस, अभी ये सब पढ़ोगे वहाँ तुम्हें पता चलेगा कि बोन, टेंडेंस, ये सब भी कनेक्टिव में ही आते हैं। तो वहाँ से सपोर्ट आ गया। एंड लिंकिंग में भी तुम ब्लड को ले सकते हो, लिम्फ को ले सकते हो, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट हैं। सो या चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये एक डायग्राम है, अभी हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। सो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप होते हैं, एरियोलर एंड एडिपोज। तो ये उसका डायग्राम है। तो जी हमने ऊपर पढ़ा कि स्पेशलाइज्ड टाइप से रेंज जो है सॉफ्ट कनेक्टिव से स्पेशलाइज्ड टाइप है। अब आगे करते हैं, विच इंक्लूड कार्टिलेज, बोन, देखो कार्टिलेज आ गया, कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड। ओ माई गॉड, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड। अरे यार सॉरी, मेरी ओपेसिटी बहुत ज़्यादा थी। Connective tissue except blood, the cell secrete fiber of structural protein called collagen or elastin। मतलब कि ब्लड जो है उसमें फाइबर्स सिक्रेट नहीं होते हैं, अदरवाइज सारे कनेक्टिव टिश्यू में कोलाजन या इलास्टिन नाम का फाइबर सिक्रेट होता है। These fiber provide strength, elasticity and flexibility to the tissue। नाम में ही है भाई, इलास्टिन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी तो नाम हो गया, कोलाजन मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ, और इलास्टिन से इलास्टिसिटी तो यार पता ही होगा तुम्हें। ठीक है, तो ये तो तुम्हें याद हो ही जाना चाहिए। अरे यार देखो मैं सीधी बताऊँ, तुम कनेक्ट करके याद करो, सच में जब बहुत जल्दी याद होगा। सो दीज फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये तो हो गया। दीज सेल्स ऑल्सो सीक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड्स विच अकोमुलेट बिटवीन सेल्स एंड फाइबर एंड एक्ट एज मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंस। ओ माई गॉड, इसका मतलब इनके पास एक मैट्रिक्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस है जो ये खुद ही सीक्रेट कर रहे हैं। ओ माई गॉड, मतलब मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड ये सीक्रेट कर रहे हैं जो कि सेल्स और फाइबर के बीच में भाई साहब जम जा रहे हैं, और वो मैट्रिक्स यानी कि ग्राउंड सब्सटेंस बन जा रहे हैं, और उसका नाम है, क्या नाम है, कोई नाम नहीं है, पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। कुछ क्या नाम, लूज है मतलब ढीले ढीले होंगे भाई। चलो पढ़ते हैं भाई क्या है, क्या ढीलापन है इनके अंदर। सो लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड, नाम से ही पता चल गए थे हम भाई साहब, इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। सेमी फ्लूइड को प्लीज अंडरलाइन कर लो। फॉर एग्जाम्पल एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, प्लीज अंडरलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। Often it serves as a support framework for epithelium. It contain fibroblast cell that produce and secrete fiber. Of course हमें पता है कोई ब्लड थोड़े ना है। मैक्रोफाज एंड मास्ट सेल, मैक्रोफाइजेस फाइगोसाइटिक होते हैं एंड मास्ट सेल इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं। मैं अभी बस एक बता रही हूँ, आगे पढ़ेंगे हम। Adipose tissue is another type of loose connective tissue located mainly beneath the skin। दोनों स्किन के बीनीथ होते हैं। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज टू स्टोर फूड। हाँ भाई, एडिपोज नाम से ही पता चल रहा है, मोटा हट्टा कट्टा आदमी की बात हो रही है। Specialized to store fats, excess nutrients which are not used immediately are converted into fat and are stored in the tissue. Fibers and fibroblasts are compactly packed in the dense connective tissue. Orientation of fibers show a regular or irregular pattern and are dense regular and dense irregular tissue. In the dense regular connective tissue, the collagen fiber are present in the rows between many parallel bundle of fibers. Tendons which attach skeletal muscle to bones and ligament which attach bone to another are example of this tissue। काफ़ी सारा एक साथ पढ़ लिया हमने। यहाँ तक तो हमें समझ आ गया था कि भाई एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर करते हैं, जो भी फैट न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं जो इमीडिएटली हमारे यूज़ में नहीं आ रहा है। वैसा थोड़ा ना है कि तुमने इतने सारे न्यूट्रिएंट्स एक साथ ले लिए तुम्हारी बॉडी का कि नहीं 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 मैं तो सारे न्यूट्रिएंट यूज़ कर लूँगी, इसको सारी शक्ति अभी दे दो, सारा गुण अभी दे दो। ना भाई, हमारी बॉडी बहुत समझदार है। वो क्या करती है, हमारे कुछ
जब कुछ काम का नहीं है ना, सब कुछ काम हो गया फिर भी कुछ बच गया, उसको फैट्स पे कन्वर्ट कर देगी एंड फिर इस टिश्यू में स्टोर कर देगी, जैसे जब हमें ज़रूरत होगी तो हमें मिल जाएगा। फिर फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ऊपर तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में ये थोड़े ढीले ढीले थे, अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू में ऑफकोर्स भाई पास पास होंगे। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर शो रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न, मतलब दो तरीके के पैटर्न है, या तो इनके जो फाइबर्स हैं वो एक रेगुलर पैटर्न में, देखो ये है एक रेगुलर पैटर्न वाला डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड ये है एक इरेगुलर पैटर्न वाला डेंस कनेक्टिव टिश्यू। In the dense regular connective tissue, the collagen fiber present in the rows between many parallel bundle of fibers, tendons which attach skeletal muscle to bone. Oh my God, मतलब टेंडन जो है वो SM को B से जोड़ रहे हैं एंड लिगामेंट्स विच अटैच बोन टू बोन, यानी कि L जो है वो B to B कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल another example of the tissue bone to bone or other example of the tissue dense irregular connective tissue has fibroblast and many fiber mostly collagen. Oh my god, collagen fiber सबसे ज़्यादा होता है dense irregular tissue में and are oriented differently, ठीक है, मतलब इनका ओरिएंटेशन डिफरेंट है। अभी हमने पढ़ लिया भाई दो तरह का ओरिएंटेशन है, डेंस रेगुलर इरेगुलर। अदरवाइज कोलेजन फाइबर का भी ओरिएंटेशन डिफरेंट है, दो पैटर्न है और सबसे ज़्यादा कोलेजन फाइबर होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, कई सारे फाइबर होते हैं जिसमें कोलेजन फाइबर सबसे ज़्यादा है। देखो मैंने कैसे याद किया था ये बोन टू बोन एंड बोन टू मसल वाली चीज़। सो मेरा जो स्कूल है उसका नाम है BBL, तो मुझे तो वहीं से याद है कि मेरे स्कूल से मतलब लिगामेंट जो है वो बोन टू बोन जोड़ते हैं, तो तुम चाहो तो मेरे स्कूल का नाम याद कर सकते हो। सो या तो तुम्हें उससे याद हो जाएगा, अदरवाइज तुम यार इसके तो क्या ही कहूँ मैं, BBL से याद कर लो ना भाई, और फिर याद कर लो भाई, कर लो देख लेना कहीं निमोनिक, अभी तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। सो हम कहाँ थे, हम आगे बढ़ रहे हैं। बोन्स एंड ब्लड आर वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड। ओ माय गॉड, मतलब हमने शुरू किया था लूज कनेक्टिव से जिसमें हमने एरियोलर एंड एडिपोज पढ़ा, फिर हम डेंस पे गए जिसमें हमने डेंस रेगुलर एंड इरेगुलर के बारे में पढ़ा। इरेगुलर का एग्जांपल इन स्किन होता है, वैसे मैं बता दूं अगर मैंने नहीं बताया हो तो, आई थिंक एनसीईआरटी में गिवन भी नहीं है। डेंस रेगुलर का तो लिगामेंट एंड टेंडन आपको पता ही है, ठीक है। उसके अलावा डेंस इरेगुलर का इन स्किन एग्जाम्पल है, डेंस रेगुलर का एग्जाम्पल इन स्किन है, मैं बार बार बोल रही हूँ इन स्किन है, क्योंकि अगर ये आएगा ना सिर्फ स्किन लिख के और तुम टिक कर आए तो अंडा मिलेगा, सिर्फ इन स्किन लिख के आना तभी कुछ मिलेगा, वरना अंडा मिलेगा अंडा। चलो अब हम आगे पढ़ेंगे अबाउट स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सो उसमें आता है हमारा बोन्स एंड ब्लड, जो कि वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं। इंटरसेलुलर मटेरियल जो है क्या कहते हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, देखो बोन्स एंड ब्लड है, ये कहाँ से आ गए हम। इंटरसेलुलर, एक मिनट, इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लायबल। अच्छा ठीक है, बोन्स में ही टाइप आ गया ना, कार्टिलेज एंड बोन्स, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। सो कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज का नाम सुन के तुम्हें लगता नहीं है कि ये थोड़े से सॉफ्ट भाई हैं, भाई बोन्स का नाम सुन के तो लगता है आए हाय इसकी हड्डियाँ बहुत मजबूत हैं। कार्टिलेज को हम सॉफ्ट प्लायबल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कॉम्प्रेशन जो है वो रेजिस्ट कर लेता है, ठीक है। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू कॉन्ड्रोसाइट्स, सेल्स ऑफ द टिश्यूज़ हैं, इनको हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। और अभी आगे तुम्हें समझ आ जाएगा, याद ही रहेगा, एक कॉन्ट्रास्ट में जो ब्लड बोन्स हैं उनके सेल्स को हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। सो कॉन्ड्रोसाइट्स को तुम कार्टिलेज से C याद कर लो। एंड आर इनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स सीक्रेटेड बाय देम, मतलब खुद ही एक मैट्रिक्स ये बना रहे हैं, खुद ही सीक्रेट कर रहे हैं, उसी में रहते हैं स्मॉल कैविटीज़ में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रे एम्ब्रॉय आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट्स। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स, हैंड्स इन एडल्ट्स। देखो एनसीईआरटी में ना लेक्यूने के बारे में तुम्हें कुछ नहीं गिवन है, ठीक है। कॉन्ड्रोसाइट्स और कॉन्ड्रोब्लास्ट, क्लास्ट, इन सब के बारे में कुछ भी नहीं गिवन है। सो अगर तुम चाहते हो कि मैं इसको डिटेल में बताऊँ तो मैं वो एक शॉर्ट में बता दूँगी, बट यहाँ पे मैं उसको एक इंक्लूड नहीं करना चाहती क्योंकि एनसीईआरटी में हम नहीं गिवन है, तो हम अभी प्योर एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए तुम शॉर्ट्स चेकआउट कर लो, शॉर्ट्स में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा होगा। सो बोन्स हैव हार्ड, बोन्स हार्ड होती है, नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस होता है, रिच इन कैल्शियम सॉल्ट, इसकी वजह से। एंड कोलेजन फाइबर विच गिव बोन्स इट्स स्ट्रेंथ, मैंने ऊपर ही बताया था कोलेजन स्ट्रेंथ, इट इज द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी, बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन्स।
The bone cells, osteocytes, are present in the spaces called lacunae. देखो ऊपर तो नहीं दिया था, नीचे इन्होंने लेक्यूने की बात दे दी, तो भाई यहाँ बता दूं, यहाँ भी लेक्यूने की बात है। जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं वो लेक्यूने में ही होते हैं। लिम्ब बोन्स विच सच एज लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग सर्व वेट बियरिंग फंक्शन। इनका फंक्शन याद कर लो भाई, अगर इनका फंक्शन याद नहीं है ना, बोन्स का फंक्शन तो तुम याद कर सकते हो भाई, बॉडी का वेट ही बियर करेंगे और क्या करेंगे। इतनी हड्डियां तुम्हारी मजबूत होनी चाहिए, वरना तुम्हारा इतना मोटापा कहाँ जाएगा। सॉरी फॉर द रॉन्ग वर्ड्स मैं खुद बहुत मोटी हूँ। दे ऑल्सो इंटरेक्ट विथ स्केलेटल मसल्स अटैच टू देम टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट्स। ठीक है, मतलब मसल्स के साथ ये इंटरेक्ट करते हैं, स्केलेटल मसल्स के साथ, एंड उसकी वजह से ही बोन जब मसल स्केलेटल मसल से इंटरेक्ट करते हैं उसकी वजह से ही मूवमेंट्स होती है। जो चल फिर पा रहे हो वो इसी की वजह से है। The bone marrow in some bones is the site of production of blood cells. Oh my God. अब देखो red bone marrow, yellow bone marrow, यहाँ पे भी I am not explaining, उसके लिए please check out the shorts. Blood is the fluid connective tissue containing plasma, red blood cell RBC, white blood cells WBC, and platelets. It is the main circulating fluid that helps in the transport of various substances. You learn about blood in chapters 17 and 18. मतलब आरबीसी के बारे में बता रखा है, ब्लड के बारे में और बता रखा है, वाइट बीसी, प्लेटलेट्स होते हैं, सर्कुलेटिंग फ्लूइड जो मेन है, इसके बारे में आगे हम बॉडी फ्लूइड उस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे सर्कुलेशन बारे में, तो यहाँ पे हम इतना डिटेल में इन्होंने हमें नहीं दिया है। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार चैप्टर कितना बचा है। सो ज़्यादा नहीं बचाएगा इस चैप्टर, मतलब कॉकरोच वाले पार्ट को छोड़ के। सो या लाइक इट्स वेरी लेस, तो हम ये कवर कर लेते हैं, इसके बाद हम कॉकरोच एंड उसको एक अलग पार्ट में पढ़ेंगे। चलो जी, अब आ गए हम मसल्स के बारे में। सो हमने अभी तक एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिया, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया, 4 टाइप के हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे कि एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल एंड न्यूरल। तो अभी हमने एपिथेलियल कवर कर लिया, कनेक्टिव कवर कर लिया, अब आते हैं हम मसल पे। सो हम बात करने वाले हैं मसल टिश्यू के बारे में। ईच मसल इज मेड अप ऑफ मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर अरेंज्ड इन पैरेलल रेज। पैरेलल अरेज मतलब ऐसा ऐसा ऐसा। These fiber are composed of numerous fine fibrils called myofibrils. इसके बारे में भी आगे चैप्टर है लोकोमोशन ऑफ मूवमेंट, वहाँ पे तुम्हें पूरा डायग्राम दिया है, वहाँ पे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। Muscle fibers contract, shorten in response to stimulation, then relax, lengthen. देखो बच्चे क्वेश्चन में गलत कर सकते हैं कि जब स्टिमुलस आ रहा है तो हमारी मसल लंबी हो जा रही है। नहीं भैया, जब स्टिमुलस आ रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, उसका साइज छोटा हो रहा है, और जब रिलैक्स हो रही है तब अपने ओरिजिनल साइज में आ रही है, यानी लंबी हो रही है। एंड रिटर्न टू द अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन। मतलब जो तुम पेन उठा रहे हो, पेन रख रहे हो, जो तुम्हारा सिग्नल जा रहा है दिमाग से तुम्हारे हाथ पे, तुरंत तुमने पेन उठा लिया, जो तुम्हारी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है वो ये ही रिस्पॉन्स है। तुम्हें स्टिमुलेशन मिलता है एंड देन कॉन्ट्रैक्शन होता है, तुम्हारी मसल शॉर्ट होती है, लेंथ होती है, मतलब बढ़ती है, रिलैक्स शॉर्ट रिलैक्स, एंड ये पूरा जो एक मतलब कोऑर्डिनेटेड फैक्शन में ये जो चल रहा है, इसकी वजह से ही जो हमारे एक्शंस हैं, देयर एक्शंस मूव द बॉडी टू एडजस्ट टू चेंज इन द एनवायरनमेंट एंड टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब इसी चेंजेस की वजह से तुम पेन उठा रहे हो, कभी बोल रहे हो, हाथ चला रहे हो, चल पा रहे हो, ये सब यही कोऑर्डिनेटेड वे में हो रहा है। In general, muscles play an active role in all the movements of the body. Muscles are of 3 types: skeletal, smooth and cardiac. वेरी सिंपल। स्केलेटल तो नाम से ही समझ आ रहा है भाई, हड्डियाँ, स्मूथ। ओ बचपन में तुमने पढ़ा होगा कि स्मूथ मसल जो है विसरल ऑर्गन्स को लाइन करके विसरल ऑर्गन प्रेजेंट होती है। एंड कार्डियक, ओ भाई गॉड, दिल की बात हो रही है। लो तीनों को मैंने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया। स्केलेटल मसल टिश्यू इज क्लोजली अटैच टू स्केलेटल बोन्स, नाम से ही पता चल रहा था, थैंक यू बताने के लिए। इन अ टिपिकल मसल सच एज बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ठीक है। स्ट्राइएटेड स्ट्राइप्ड skeletal muscles fiber are bundled together in a parallel fashion. देखो striated होते हैं, यानी strians present होती है, striped होते हैं। A sheath of tough connective tissue encloses the various bundle of muscles fiber. I guess आप लोग को याद हो गया वो, चलो यहाँ देख लो। So ये है हमारे skeletal muscles, देखो कैसे striations present हैं, ये हमारे न्यूक्लियस हैं, देख रहे हो काफ़ी सारे न्यूक्लियस हैं, देखो ये striations present है। स्मूथ मसल्स, देखो दिख रहा है कोई स्ट्राइएशंस तो अभी से ही नहीं है, डायग्राम से ही समझ गए हम। फाइबर्स टेपर एट द एंड। अब भाई देखो स्केलेटल मसल्स की मैंने खासियत सुनी कि ये स्केलेटल
बोन्स के पास ही होते हैं, स्ट्राइएटेड होते हैं, ठीक है। लेकिन स्मूथ मसल्स कहेंगे भाई मेरी भी सुन लो, मैं तो देखो टेपर्ड हूँ एंड से, मतलब मैं नुकीली हूँ, दोनों एंड मेरे नुकीले हैं, टेपरिंग एंड्स हैं, फ्यूजिफॉर्म अपैरेटस है मेरा, एंड डू नॉट शो स्ट्राइएशंस, एंड मेरे अंदर कोई स्ट्राइएशन नहीं है, धागा पट्टी कोई भी मेरे अंदर लाइनिंग आपको नहीं दिखेगी। सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल्ड टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू सीथ। देखो हमें क्या है, सेल जंक्शन की वजह से हम एक साथ इकट्ठे रहते हैं एंड देन हम एक साथ बंडल हो जाते हैं, हम एक टिश्यू की शीट बना लेते हैं, लेयर बना लेते हैं। द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्लड वेसल्स, मैंने क्या बताया था, इंटरनल ऑर्गन, विसरल ऑर्गन्स की जब बात आएगी ना, जैसे ब्लड वेसल्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, इन सब में तो स्मूथ मसल ही है। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री एज देयर फंक्शन कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड। ओके, क्या तुम्हें पता है कि तुम अपने स्मूथ मसल्स, जो तुम्हारे पेट के अंदर लाइनिंग है, क्या तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते भाई, तो क्या हो गए, इनवॉलेंट्री हो गए। पर जब तुम चल रहे हो तो क्या तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो? ऑफ कोर्स कर सकते हो। तो अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें पेन उठाओ ना उठाओ, तुम कैसे उठा रहे हो, जोर से उठा रहे हो, एकदम से उठा रहे हो, तो ये सारे जो एक्शंस हैं ये तुम्हारे वॉलेंट्री एक्शंस हैं। तो ये स्केलेटल मसल जो है वो हमारी वॉलेंट्री मसल है भाई, तुम खुद कर पा रहे हो, सब एडजस्टेड है। We usually are not able to make it contract merely by thinking about it as we can do with skeletal muscle। ठीक है, तो स्केलेटल मसल का वही मतलब हो गया कि हम स्केलेटल मसल से तो सारे काम कर लेते हैं ना, वो हमारी वॉलेंट्री है, लेकिन स्मूथ मसल से हम नहीं कर पाते, जो हम सोच ही नहीं सकते भाई, वो सारे काम अंदर चल रहे हैं, हमारे हाथ में नहीं है वो। फिर आते हैं कार्डियक मसल। इस कार्डियक मसल ना इन दोनों के भाई हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कार्डियक मसल के पास ना दोनों की एक एक प्रॉपर्टी है। इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन हार्ट। ये भाई साहब का नाम ही इसलिए कार्डियक दिया गया, इन्होंने कहा भाई तुम इतने स्पेशल हो, तुम्हारा नाम ही कार्डियक रख लेते हैं, तुम कहीं और पाए ही नहीं जाते, तुम सिर्फ हार्ट में हो, लो तुम हार्ट में ही रहो। सेल जंक्शन फ्यूजेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल्स। इनमें भी सेल जंक्शन की वजह से जो है इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाते हैं, जुड़े रहते हैं ये, एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। देखो हमने सेल जंक्शन के बारे में ऊपर पढ़ा था, तो वहाँ पे था ना गैप जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, टाइट जंक्शन, क्या काम था उनका याद है? स्टिक टुगेदर, यानी कि स्ट्रक्चरली, फंक्शनली काफ़ी सारे फंक्शंस थे ना। सो कम्युनिकेशन जंक्शंस जैसे कि इंटरकैलिएटेड डिस्क at some fusion points allow the cells to interact as unit I. The one cell receives a signal to contract, its neighbors are also stimulated to contract. Intercalated discs present होते हैं, सिर्फ कार्डियक मसल्स में होते हैं, तुमने देख लिया ऊपर दोनों मसल्स में कहीं पे भी नाम है नहीं है। सो इंटरकैलिएटेड डिस्क जो है वो एक तरीके के कम्युनिकेशन जंक्शन है जो सिर्फ कार्डियक मसल्स में ही प्रेजेंट है, जो कि हमारा एक बंदे को सिग्नल मिलता है, नेबर को भी दे देते हैं, ये बहुत समझदार हैं, इनको एक जगह से कहीं से चुगली मिली, इनने अपने पार्टनर से कहा ले भाई तू भी खुश मैं भी खुश। सो हम बढ़ रहे हैं अब चैप्टर एंड की तरफ, लाइक टिश्यू वाले पार्ट के एंड की तरफ, क्योंकि ये फर्दर तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है। न्यूरल टिश्यू exerts the greatest control over the body responsive to changing condition. Neurons, the unit of neural system, are excitable cells, neuroglial cells, which constitute the rest of the neural system, protect and support neurons. ठीक है, न्यूरॉन्स जो हैं हमारे एक्साइटेबल्स होते हैं, न्यूरोग्लायल सेल्स आर नॉन एक्साइटेबल, जो कि रेस्ट ऑफ द पार्ट न्यूरल सिस्टम का बना रहे हैं। देखो किसी से पूछो न्यूरल टिश्यू कह देगा न्यूरॉन, पर उसे यही नहीं पता होगा कि न्यूरॉन के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि न्यूरोग्लायल सेल्स जो कि पूरा न्यूरॉन सिस्टम बना रहे हैं, नर्वस सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं न्यूरॉन्स को। भाई देखो ना बैक कैमरा में जो रहता है ना उसका कोई नाम नहीं लेता, जो फ्रंट में हीरो है सबको वही पता है। तो न्यूरॉन तो सब चिल्लाएंगे, पर किसी को भी बेचारे हमारे न्यूरोग्लायल सेल्स के बारे में पता ही नहीं है, बट हमें तो पता होना चाहिए, हमारे स्टूडेंट है, हमारी एनसीईआरटी में लिखा है। न्यूरोग्लाया मेकअप more than half of the volume of neural tissue in our body. When a neuron is suitably stimulated, an electrical disturbance is generated. मतलब स्टिमुलस का मतलब क्या समझते हो तुम लोग? मतलब मैं सोचती हूँ तुम लोग सोचते हो गई स्टिमुलेटेड भाई किसी को जब तुम ऐसे प्रोवोक करो, ए ले 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 नोचो किसी को ले ले ले, तो उसका मतलब स्टिमुलस होता है। मतलब कि मुझे बाहर से ना किसी ने चिकोटे काटी, मेरी बॉडी में स्टिमुलस जनरेट हो जाएगा, भाई बंदे को पलट के चिकोटे काटो, वो मेरा माइंडसेट ऐसा है, तो मेरे अंदर ऐसा ही स्टिमुलस मतलब एक्शन आएगा। सो ये है स्टिमुलस, मतलब बाहर से हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई हमें खोद रहा है। An electrical disturbance is generated which swiftly travels along its plasma membrane. Arrival of the disturbance at the neuron ending or output zone triggers event that may cause stimulation or inhibition of adjacent neurons and other cells. वही सिंपल बात मैंने बताई,
देखो नर्व एंडिंग्स होती है ना, बहुत सेंसिटिव होती है। नर्व एंडिंग्स पे तुम टच करोगे तो तुम्हें अपने आप एक स्टिमुलस सा फील होगा, तुम्हें कुछ कुछ डिस्टर्बेंस सा फील होगा। अगर तुम्हें फील करना है, तुम्हें पता है तुम्हारा जो पैर है, तलवा जिसे कहते हैं, वहाँ पे बहुत सारी नर्व्स एंडिंग होती हैं। तो वहाँ पे जब तुम छूते हो तो तुम्हें गुदगुदी सी महसूस होती है बड़ी जल्दी, क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी न्यूरॉन एंडिंग है, नर्व एंडिंग्स है, उसकी वजह से वहाँ पे तुम्हें बहुत ही जल्दी ट्रिगर कर जाता है वहाँ पे स्टिमुलेशन। एंड फिर तुम ऐसे खुजली करने लगती हो, तुम्हारा दिमाग कहता है नहीं नहीं नहीं, मत करो मत करो, एंड तुम कहते हो नहीं 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 मत करो। So this was all about all the tissue and organ system से फटाफट खत्म करते हैं। The basic tissue mentioned above organized to form organ which in turn associate to form organ system। मतलब क्योंकि जो भी हमने टिश्यू के चारों टिश्यू के बारे में पढ़े वो सारे मिलके ऑर्गन बनाते हैं, सारे ऑर्गन कहते हैं कि ठीक है भाई हम सब लोग मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। जैसे मतलब सिंपल सी बात है ना, बचपन से सुनते आ रहे हो कि तुम्हारे घर में ऐसे एक तुम्हारा घर होगा कहीं पे, फिर तुम्हारे कॉलोनी में कई सारे घर होंगे, तो मतलब तुम्हारी वो कॉलोनी बन जाएगी, देन वो कॉलोनी एक बहुत बड़े शहर में होगी तो वो ऑर्गन बन गया, एंड देन वो पूरा शहर एक किसी बहुत बड़ी कंट्री में होगा तो वो ऑर्गन सिस्टम बन गया। मतलब वही बात है कि यूनिट एक स्मॉल है सेल, फिर उससे टिश्यू बने, देन उससे ये बने ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। बात वही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियल फॉर मोर एफिशिएंट एंड बेटर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज ऑफ मिलियंस ऑफ सेल कंस्टिट्यूटिंग एन ऑर्गेनिज्म। सीधी बात है यार, जब कोई मल्टी सेलुलर है उसके पास डिफरेंट ऑर्गन्स है, मतलब उसको सोचो, तुम अपने बारे में सोचो यार, तुम सांस ले रहे हो तुम्हारे पास उसका पूरा ऑर्गन सिस्टम है, तुम खाना खा रहे हो डाइजेशन का एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो कितना आसान हो गया मिलियंस ऑफ सेल को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कराना, कितना कोऑर्डिनेटेड वे में सारा काम हो रहा होगा। Each organ in our body is made of one or more type of tissue. For example, our heart consists of all four type of tissue. Very important. हमारा जो दिल है, ओ माई गॉड, इसको तो मैं हाईलाइट करूँगा क्योंकि हम भूल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर हार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल फोर टाइप ऑफ टिश्यू, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। हार्ट भाई साहब कहते हैं मैं नहीं करूँगा एडजस्ट, मुझे सारा दे दो, क्योंकि दिल तो बच्चा है जी। We also have noticed after some careful study that complexity in organ and organ system display certain discernible trend. This discernible trend is called involuntary trend, sorry evolutionary trend, sorry ये क्लास 12 में पढ़ने को कह रहे हैं तो छोड़ देते हैं, मुझे समझ नहीं आया। You are being introduced to morphology and anatomy of three organisms at different evolutionary level to show their organization and functioning. Morphology refers to study to form externally visible feature. In the case of plant or microbes, the term morphology precisely means only this. In case of animals, this refers to external appearance of the organ and parts of the body. The word anatomy conventionally is used for study of morphology of internal organ। अरे यार सीधी बात है, morphology anatomy में डिफरेंस है। morphology का मतलब होता है कि हम अपने organs के, पहले बात तो हम खुद को एक्सटर्नली पढ़ रहे हैं, हम अपने ऑर्गन्स को भी एक्सटर्नली पढ़ रहे हैं। एनाटमी का मतलब होता है कि हम अपनी बॉडी जो है, हमारी ऑर्गन्स है, उसको अंदर से पढ़ रहे हैं कि भाई ठीक है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें डिओडेनम है, उसमें इंशियम है, उसमें रेक्टम है, हमारे पास क्लोएकल अपरेचर है, उसमें क्या क्या खुलता है। मतलब ऊपर से नहीं पढ़ रहे हैं हम, अभी तो सब कुछ ऊपर ऊपर से। अगर ऊपर ऊपर से पढ़ना है तो तुम देखोगे मेरे पास, हम इंसानों के पास 4 हाथ हैं, ठीक है, सॉरी 4 फिंगर्स हैं, एक थंब है, मतलब 2 हाथ हैं, तो ये एक्सटर्नल पढ़ना हुआ। पर अगर कोई इसके डिटेल में पढ़े कि हैंड्स के अंदर ओके इनसाइड में हमारे पास ये बोन है, हमारे पास ये नर्व्स है, तो ये हमारी एनाटमी हो गई, बहुत सिंपल। So you will learn the morphology and anatomy of earthworm and cockroach, frog, representing invertebrates and vertebrates. So this was all about टिश्यू वाला पार्ट, ऑर्गन वाला पार्ट, ठीक है। अब इसके आगे जो पार्ट है वो अर्थवॉर्म एंड कॉकरोच एंड फ्रॉग का है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। एंड अगर आपको डिटेल चाहिए हर चीज़ का, मतलब और एक्सप्लेनेशन चाहिए, हर पॉइंट पे कुछ एक्स्ट्रा अतिरिक्त ज्ञान चाहिए, सो वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में आपको मिलेगा। लॉन्ग फॉर्म में आई ओनली मेक रीड एनसीईआरटी। आई होप यू लाइक द कंटेंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, अच्छे से पढ़ो, पढ़ने दो एंड आगे बढ़ो, डू शेयर, बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बाय गाइज।